Hello everyone, I hope you all are doing well. This video is specifically meant for the beginners or the people who haven't been in touch with the subject since long, or the aspirants who are into jobs and different professions. Every subject is having a different approach for the preparation. So as far as the literature is concerned, literature is also having a different approach. So there are certain questions on the part of different aspirants that how to start the preparation of the lectureship of Jammu Kashmir Public Service Commission, and they are very much confused and they're feeling themselves in a chaos that from where to start and how to start the preparation. So I will try my best to enlighten those people who are into the dire need of the guidance or the inspiration or the motivation for the preparation of the examination which is going to be held in nearest future and is being conducted by Jammu Kashmir Public Service Commission. So अगर लिटरेचर की बात करें गाइज तो लिटरेचर को देखें एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा जाता है. We cannot abruptly start studying literature from anywhere. सो लिटरेचर को कैसे स्टार्ट करना है एंड मोर पर्टिकुलरली आपको प्रेपरेशन को कैसे पेस अप करना है. तो सबसे पहले तो मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो अभी तक कोई सिलेबस जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर के सिलेबस को मद्देनज़र रखें तो प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था गाइज दैट वाज बेस्ड ऑन ब्रिटिश लिटरेचर एंड देयर वर सम कंपोनेंट्स फ्रॉम लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म. Besides, there was a section based on generative grammar, or you can say that from the grammar in general, all right. So अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात करूँ गाइज तो ब्रिटिश लिटरेचर का जो पोर्शन एग्जाम में पूछा गया था दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री और द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम 14th century to T.S. Eliot, I mean to modern era, all right. So most of the questions जो हैं गाइज वो इसी ही पोर्शन से बनते हैं, है ना. 14th सेंचुरी से लेके T.S. एलियट की अगर आप बात करें तो एटलीस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेप एक बिगनर को पता होना चाहिए या एक बिगनर को उसमें बहुत फुटिंग और एक्वेंटेंस होनी चाहिए, वो क्या है कि आपको सबसे पहले 14th सेंचुरी से लेके कंटेम्प्रेरी इरा तक क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर जो है वो अनसीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ा नहीं जाता. तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर विच एन एस्पिरेंट हैज़ टू बी फॉलो. एक्सक्यूज मी. तो अगर हम कहीं क्रोनोलॉजी की बात करें तो पहले तो एंग्लो सेक्शन एज है, फिर एंग्लो नॉर्मन एज आती है हमारी, फिर 14th सेंचुरी लिटरेचर आता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो रेनेसा पीरियड आता है. रेनेसा के बाद अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी लिटरेचर आता है जिसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, जब शेक्सपियर भी कहा जाता है, गोल्डन इरा भी कहा जाता है. इसके बाद आपका कैरोलिन एज आती है, फिर प्योरिटन एज आती है. उसके बाद आपका रेस्टोरेशन पीरियड आता है और रेस्टोरेशन पीरियड में आपके जो पर्टिकुलर राइटर्स हैं, तो जैसे आपका ड्राइडन वहाँ पे आपको पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. रेस्टोरेशन के बाद आपका न्यू क्लासिकल एज आती है, और जैसे कि आपको मालूम है कि न्यू क्लासिकल एज को सूडो क्लासिकल भी कहा जाता है, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, 18th सेंचुरी लिटरेचर भी कहा जाता है. तो वहाँ पे जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं आपके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं आपके, जोनाथन स्विफ्ट हैं, और मोर पर्टिकुलरली देयर वाज अराइवल ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवेल्स जिसमें आपके हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है ना, टोबियस स्मॉलेट हैं, लॉरेंस स्टर्न है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इसके बाद जो आपका टाइम पीरियड आता है दैट इज़ प्री रोमांटिक इरा, जहाँ पे विलियम ब्लेक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विलियम कोपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टॉमस ग्रे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद जो आपका टाइम पीरियड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्री रोमांटिक के बाद आपका रोमांटिक एज आती है जिसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट.
तो एज फार एज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज इज कंसर्न, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1789, 1798, है ना। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, तो 1798 से लेके 1832 या 37 तक। इसके बाद आपके मैं रोमांटिक एज की बात करूँ तो जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद आपका विक्टोरियन एज आती है, और विक्टोरियन एज के बाद आपका मॉडर्न एज आता है, फिर पोस्ट मॉडर्न आता है, और फिर कंटेम्प्रेरी आता है। सो एज फार एज द सिक्वेंशियल ऑर्डर इज कंसर्न, मैंने आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर जल्दी जल्दी इन अ हरी बता दिया। तो हमेशा बिगनर को तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आना है। अब व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखें गाइस, एग्ज़ाम के अंदर क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो जो आपकी नॉवेल्स हैं, जैसे रिचर्डसन के नॉवल हैं, हेनरी फिल्डिंग के नॉवल हैं, विलियम कैंग्रीव के नॉवल हैं, हेनरी वॉगन के नॉवल हैं, ऑलराइट, टोबियस स्मॉलेट के नॉवल हैं, या जेन ऑस्टिन के नॉवल हैं, या विलियम मैकपीस ठाकरे, चार्ल्स डिकिंस, सो एंड सो फोर्थ, आपको पता है, हार्डी एंड ऑल। तो नॉवेल्स के अंदर जो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, वो नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी क्या है, पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग कौन सा नॉवल पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो क्रोनोलॉजी से पूछी जाती है गाइस, वो है कि आपको डिफरेंट राइटर्स एक हैपहैज़र्ड वे में क्वेश्चन में दिए जाएंगे, और उन राइटर्स को आपने अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ोगे, तभी यू आर एबल टू अरेंज द राइटर्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। इसके बाद मूवमेंट्स से क्वेश्चन बनते हैं, राइट, जैसे प्यूरिटन मूवमेंट कब आई, या आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, इसके बाद आपका जैसे किट कैट क्लब कब आया, उसके बाद जैसे प्री रेफिलेट ब्रदरहुड कब आई, इमेजिज्म कब आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ से भी आपको एग्जामिनर ज़रूर पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि इन मोमेंट्स को एजेस के अकॉर्डिंग पे क्रोनोलॉजिकली सेट करें। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का ये फ़ायदा है भाई, कि लिटरेचर को हमेशा क्रोनोलॉजी में ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, बिगनर के लिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, और बिगनर को ये बात ध्यान में रखनी है, एक तो टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखना होता है कि टाइम पीरियड कितना है और सिलेबस कितना है। क्या टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर क्या आप एक बुक को पढ़ सकते हो, क्या एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ सकते हो। देखें गाइज, बहुत सारे ट्यूटर्स या बहुत सारे चैनल्स आपसे ये बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, कि आप एक बुक को फॉलो करिए। जैसे विलियम जे लॉन्ग की बुक है, टी सिंह की बुक है, कॉम्पटन रिकट की बुक है, एडवर्ड एल्बी की बुक है, ऑलराइट, और भी बहुत सारी हिस्ट्रीज़ है। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप कोई किताब पढ़िए अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इट विल मेक यू एक्वेंट विद द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेचर। और बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है, कि वो आपको ये बताएगा कि लिटरेचर का सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, कौन सा राइटर कौन से ईरा से बिलोंग करता है, कौन से ईरा के अंदर कौन सी मेजर मूवमेंट आई है, राइट, कौन से ईरा के अंदर कोई किसी राइटर को कोई मेजर अवार्ड मिला है ना, कौन सी मूवमेंट का क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर है, कौन सी जो नॉवल है कौन से ईरा से बिलोंग करती है, कौन सा नॉवलिस्ट कौन से ईरा से बिलोंग करता है। ये जानकारी अनडाउटली आपको किताब से मिल सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि देखें, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर टैक्टिस होता है इसका। मतलब एज़ फार एज माई एक्लेक्टिक एक्सपीरियंस इन डिफरेंट जोग्राफी इज़ कंसर्न्ड, है ना, मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ाया। जैसे मैंने जम्मू, आई वॉज द पार्ट ऑफ द साहित्य क्लासेज एट जम्मू, देन आई टॉट इन पटियाला आल्सो। फिर मैं यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी काम किया, मैंने वहाँ पे भी काम करा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि एग्ज़ाम के लिए अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाकर पढ़ें तो देखें, अनडाउटली यू विल गेट द नॉलेज। ऐसी कोई बात नहीं कि नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज भरपूर मिलेगी, पक्का मिलेगी आपको। लेकिन बुक को पढ़ने से क्या है कि गाइज, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ तक मेरा लिमिटेड होराइजन ऑफ एक्सपीरियंस कंसर्न है, जब भी इंग्लिश लिटरेचर के जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको हमेशा गूगल को कंसल्ट करना है, इंटरनेट को कंसल्ट करना है।
अब दूसरी बात जो बिगनर जहाँ पे कंफ्यूज रहता है वो ये है कि पढ़ा कैसे जाए। फॉर एग्जांपल मान लो हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, और विलियम शेक्सपियर एक ऐसा राइटर है जो हर एक एस्पिरेंट जो लिटरेचर से है या किसी और डिसिप्लिन से, सबको मालूम है कि विलियम शेक्सपियर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ गाइस कि हाउ टू स्टडी, है ना, एक राइटर को कैसे स्टडी किया जाता है। जैसे हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एस्पिरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर कौन से इरा से बिलोंग करता है, एक बात। दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर के क्लोज कंटेम्प्रेरीज कौन है, दूसरी बात। विलियम शेक्सपियर की मेजर कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के लिए क्या है, तीसरी बात। विलियम शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, चौथी बात। और जिस एज से विलियम शेक्सपियर आते हैं उस एज के अंदर जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या रिलीजन या रिलीजियस कोई भी गतिविधि या कोई भी मूवमेंट हुई है, उस मूवमेंट का आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कैंटरबरी टेल्स की, तो कैंटरबरी टेल्स हमें पता है कि 14th सेंचुरी की रिफ्लेक्शन है। तो 14th सेंचुरी के अंदर जो भी जो भी मूवमेंट्स आई हैं, जैसे आप 100 ईयर वॉर की बात करें, ब्लैक डेथ की बात करें, पीजेंट रिवोल्ट की बात करें, बैटल ऑफ क्रीसी, एगिनकोट की बात करें, या कौन कौन से रूलर्स वहाँ पे थे, तो ये सारी बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का नटशेल में मतलब क्या है कि जब भी एक राइटर को पढ़ना है तो राइटर को पढ़ने से पहले आपको उस एज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। और वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अनडाउटली किताब से भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की एबल गाइडेंस के अंदर काम करते हो तो किताब में आप जितना टाइम यूटिलाइज करेंगे, एक ट्यूटर आपको बहुत अच्छे से 10-15 मिनट के अंदर शेक्सपियर के एलिजाबेथन ईरा का सारा क्रक्स बता सकता है। ऑलराइट। तीसरा मेजर इम्पॉर्टेंट जो जो पार्ट बिगनर के लिए डिकोड करना या डिसाइफर करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखें, अनडाउटली PYQs जो हैं दे प्ले अ पिवटल रोल एज फार एज द प्रेपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन एसोसिएटेड विद लिटरेचर इज कंसर्न्ड। ऑलराइट। प्रीवियस ईयर को पढ़ने का फ़ायदा क्या है गाइस? फॉर एग्जांपल मान लें कि हम एडमंड स्पेंसर को डील कर रहे हैं, जो कि एक एलिजाबेथन एज के राइटर हैं और क्लोज कंटेम्प्रेरी हैं शेक्सपियर के। या चलो एडमंड स्पेंसर को आप छोड़ दें, आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी सबको मालूम है कि इट वाज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ राइटर्स, जहाँ पे आपके क्रिस्टोफर मार्लो हैं, जॉन लिली हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, जॉर्ज पील हैं, टॉमस किड हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो प्रीवियस ईयर में से देखो, अब यूनिवर्सिटी एक इट्स अ गैलेक्सी ऑफ राइटर्स, और सब राइटर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब PYQs अब जब भी देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि यूनिवर्सिटी विट्स में से कौन से राइटर से, कौन से यूनिवर्सिटी विट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो PYQs में अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो इज मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड राइटर। अब क्रिस्टोफर मार्लो के अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं? डॉक्टर फॉस्टस से मिलते हैं, या एडवर्ड द सेकंड से, या डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, और समटाइम्स हीरो एंड लैंडर से भी देखने को मिलता है क्वेश्चन आपको। सो PYQs पे रिलाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन PYQs को पढ़ने की अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। आप PYQs रट के एग्जाम में जाएंगे, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ द पेपर। PYQs से जितने भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं PYQs के अंदर, उन ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ना है आपने, राइट? तब जाके PYQs पढ़ने का फ़ायदा है, क्योंकि पहले PYQs अनडाउटली रिपीट भी होते थे। जैसे कि आप JK सेट 2014 की बात करें तो तब PYQs पे ही सारा पेपर बेस्ड था। UGC नेट का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा UGC नेट काफ़ी देर बाद क्लियर हुआ है, लेकिन मैंने अपनी प्रेपरेशन हमेशा जारी रखी थी। और प्रेपरेशन को जारी रखने का फ़ायदा क्या हुआ? जब मेरा UGC नेट हुआ तभी मेरा JK सेट भी हो गया, और तभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का वाइवा भी दिया JK PSC के अंदर, राइट? तो कंसिस्टेंट रहना, PYQs की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सोलली PYQs पढ़ के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं गाइज। रेपिटेशन इज़ ऑफ 0%। आप लास्ट ईयर JK PSC की बात करें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हुई थी, गाइज बिलीव मी, एक भी क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड नहीं था। सारे क्वेश्चंस
अनडाउटली पुराने वर्क्स में थे, मेजर वर्क्स में थे, और मेजर वर्क्स से थे और क्रोनोलॉजी में से थे, लेकिन रिपीटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो PYQs पढ़ें, लेकिन PYQ में से ये आइडिया निकालें कि कौन से राइटर्स फ्रीक्वेंट आस्क्ड हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को फ्रीक्वेंट आस्क किया जा रहा है, वैसे अप्रोच करें। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लो हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 14th सेंचुरी में चौसर ने देखें काफ़ी वर्क्स लिखे हैं, जिसमें आपका कैंटरबरी टेल्स है, द हाउस ऑफ फेम है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, ऑल राइट, उसके बाद ट्रायलिस एंड क्रूसीडा है। तो अब एस्पिरेंट को, नए एस्पिरेंट को स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो नया एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या पढ़ा जाए। तो देखें गाइज, हमेशा क्वेश्चन जो है वो कैनोनिकल वर्क से आता है, तो जब भी आपने एक राइटर को पढ़ना है तो उसका मेजर वर्क सबसे पहले पढ़ें, माइनर वर्क्स पे अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, ऑल राइट। तो मेजर वर्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैंटरबरी टेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब कैंटरबरी टेल्स के अंदर 29 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें भी आपको PYQ से ये आइडिया मिलेगा कि फ्रीक्वेंट आस्क्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं। जैसे प्रोयरस का कैरेक्टर बार बार पूछा जाता है, वाइफ ऑफ बैथ का बार बार पूछा जाता है, नन प्रीस्ट का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन का नेचर क्या है, देखें, कभी कभी तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, कभी कभी कैरेक्टर्स का अपीयरेंस पूछा जाता है, ऑल राइट, कभी कभी मेजर डायलॉग पूछा जाता है, जैसे हु वाज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ऑल राइट, तो मंथ ऑफ मे की तरह फ्रेश कौन था, स्क्वायर था। तो इस तरीके से आपने मेजर वर्क से स्टार्ट करना है। अब माइनर वर्क्स का क्या रोल रहता है गाइज, माइनर वर्क्स को अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनर वर्क का टाइटल आपको मालूम होना चाहिए। आई मीन मैं ऑथरशिप और टाइटल की बात कर रहा हूँ, ऑथरशिप और बुक की बात कर रहा हूँ। तो माइनर टाइटल्स को रिवाइज करना, पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, या जो भी हम फिफ्थ कंपोनेंट आज की वीडियो में मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ हाउ टू पॉलिश द कॉन्सेप्ट परमानेंटली इन द माइंड, हाउ टू रिटेन। आप पढ़ बहुत रहे हैं, लेकिन रिटेन कैसे करते हैं आप? तो देखें, लिटरेचर के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं, बिगिनर के लिए खासकर वो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं जब बिगिनर था लिटरेचर के फील्ड में, तो मैं कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिटेन करता था? आई बिलीव इन राइटिंग प्राइमरली। मैं जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता था उसको हमेशा लिखता था, और लिखने के बाद गाइज मुझे जब भी समय मिलता था मैं रिवाइज कांस्टेंट करता रहता था, वाइल कुकिंग, वाइल बाथिंग, वाइल क्लीनिंग, while walking, all right, while traveling. I used to repeat the concepts, and this is the way to polish the ideas permanently, and this is the way to retain as much as possible from the reading or from the preparation, all right. अब गाइज देखें, तीसरी बात या पांचवी छठी जो भी बात हम कर रहे हैं, इसमें रिवीजन का रोल क्या रहता है। देखें गाइज, हम कंटेंट तो बहुत कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको रिवाइज करने में देरी हो जाती है। सो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टेंटली रिवाइज करें, दिन में जितना पढ़ें शाम को रिवाइज करें, या आप एक वीकली या बाई वीकली रूटीन फॉलो करें। जितना भी आप बाई वीकली पढ़ते हैं तो वीकली मिड ऑफ द वीक में उसको रिवाइज करें या एंड ऑफ द वीक में रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन प्लेज अ पिवटल रोल। आप जब भी ऑप्शंस को देखेंगे लिटरेचर के अंदर, तो सच में ना एक बार तो एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट या ऑप्शंस को राइट टिक कैसे कर सकते हैं, वो आपकी रिवीजन से ही होगा। और तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक दो बातें और आपसे करूँगा, उसके बाद आपसे विदा चाहूँगा। जो सेकंड लास्ट बात मैं आज की वीडियो में करूँगा, दैट इज़ up to what extent the internet plays the role, I mean the Google or the Wikipedia plays the role as far as the preparation of any examination associated with literature is concerned. तो गाइज आप यकीन मानिए, इंटरनेट या गूगल, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, विकीपीडिया की बात कर रहा हूँ, इट प्लेज अ पिवटल रोल, इट प्लेज अ क्रूशल रोल एज फार एज द प्रेपरेशन इज कंसर्न। तो गाइज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका गूगल कंसल्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप पामेला पढ़ रहे हो
तो पामेला को गूगल पे समरी पढ़ें, उसकी जो समरी का आर्टिकल है एटलीस्ट वो आर्टिकल आप जो है वो कंप्लीट पढ़ें। तो नॉवल की बात कर रहा हूँ, नॉवल का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है वो भी बात करूँगा। तो नॉवल का सबसे पहले जो आप पर्टिकुलर नॉवल पढ़ रहे हैं या नॉवलिस्ट पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी तो वही है कि नॉवलिस्ट किस एज से बिलोंग कर रहा है। और नॉवलिस्ट ने, मैं सैमुअल रिचर्डसन की बात करता हूँ, तो सैमुअल रिचर्डसन का सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मालूम होना चाहिए, राइट। जैसे पामेला कब लिखी है, क्लैरिसा कब लिखी है, चार्ल्स ग्रैंडीसन कब लिखी है, अमीलिया कब लिखी है, राइट। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन ऑस्टन की क्रोनोलॉजी फ्रीक्वेंट आस्क्ड है, डिकिंस की क्रोनोलॉजी फ्रीक्वेंट आस्क्ड है, हार्डी की क्रोनोलॉजी फ्रीक्वेंट आस्क्ड है, विलियम मैकबेथ ठाकरे की क्रोनोलॉजी फ्रीक्वेंट आस्क्ड है। तो क्रोनोलॉजी एक करें, पब्लिकेशन डेट करें, ओपनिंग लाइंस अगर किसी नॉवल की बहुत इंपॉर्टेंट है वो करके जाएं, राइट। जैसे कि जैन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो ओपनिंग लाइंस है ना, वो आपको मालूम है क्या है। द टेल ऑफ टू सिटीज़ की ओपनिंग लाइंस क्या है, टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइंस क्या है, ऑल राइट। जैसे आप ओड ऑन द ग्रीशियन की लाइंस क्या है ना। एंडीम्योन में से क्वेश्चन आता है, ऑल राइट। रेनबो में से क्वेश्चन आता है, ओड टू नाइटिंगेल से बहुत बारी क्वेश्चन बना है, ओड टू वेस्टविंड से क्वेश्चन बना है, राइट। तो मेजर डायलॉग्स को भी पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेजर डायलॉग्स का भी ध्यान रखना है आपने। तो मैं इंटरनेट की बात कर रहा था कि इंटरनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट जब भी आप किसी नॉवल को पढ़ें तो नॉवल का जितना भी आर्टिकल वहाँ पे दिया गया है विकीपीडिया के ऊपर, उसको पढ़ के ज़रूर जाएं। मेजर डायलॉग्स ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन डोंट स्किप द मेजर कैरेक्टर्स एज फार एज द प्रेपरेशन ऑफ 10+2 लेक्चर इज कंसर्न्ड। 2-3 क्वेश्चन जो है कैरेक्टर स्टडी से ज़रूर बनते हैं, ऑल राइट। तीसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो जैसे शेक्सपियर की बात करते हैं तो जितने भी मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ से पूरी संभावना होती है कि क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे हेमलेट की बात करें तो हेमलेट के मेजर कोट्स मालूम होने चाहिए, जैसे टू बी और नॉट टू बी, देयर इज़ a special providence in fall of sparrow, there is something rotten in the state of Denmark, ऑल राइट। इस तरीके के डायलॉग बनते हैं। या मैकबेथ की बात करें, जो 3 विचेस के डायलॉग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। या कुछ डायलॉग्स जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक डायलॉग है यहाँ पे डंकन का, देयर इज़ नो आर्ट दैट कैन फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। गाइस, कहने का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना मैंने तेरा चेहरा पढ़ लिया, भाई चेहरा पढ़ना आसान नहीं होता है, ऑल राइट। तो शेक्सपियर कहते हैं कि ऐसा कोई भी आर्ट नहीं बना है जो माइंड की कंस्ट्रक्शन को फेस पे पढ़ सके, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आई होप कि बिगनर्स को इस वीडियो को देखने का बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के अंदर जो भी बातें मैंने आपसे करी कि स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट किताब से मैं तो रिकमेंड करूँगा किताब से करें, लेकिन टाइम यूटिलाइजेशन उसमें काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा, टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। तो आप किसी एबल गाइडेंस के अंदर तैयारी करें और सीक्वेंशियल ऑर्डर में ज़रूर करें। एक बार सीक्वेंशियल ऑर्डर पूरे सिलेबस का देख लें, कौन सा राइटर क्या है, कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है, कौन से राइटर को कोई मेजर मूवमेंट, कोई मेजर अवार्ड मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल टी.एस. एलियट की ही बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मॉडर्निज्म का राइटर है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1948 के अंदर। तो वेस्टलैंड से क्वेश्चन होता है, मॉडर्न कैथेड्रल से क्वेश्चन होता है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक से क्वेश्चन बनता है, ऑल राइट। या द कॉकटेल पार्टी से बनता है, द फैमिली रीयूनियन से बनता है। तो अब देखें गाइज, फॉर एग्जांपल कोई वर्क जो है वो 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हम वेस्टलैंड की बात करते हैं तो वेस्टलैंड का जो 5 पार्ट्स में डिवीजन है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मालूम होना चाहिए। या कोई ट्रिलॉजी है, जैसे चेनुआ एचपी की ट्रिलॉजी है, या सीनो कैसे की ट्रिलॉजी है जिसको आप आयरिश ट्रिलॉजी भी कहते हैं। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कल ही बात करी एक वीडियो के अंदर पर्ल पोइट की, है ना। तो पर्ल पोइट ने भी एक क्रोनोलॉजी लिखी है जिसमें क्या है आपका सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज़ पर्ल, पेशेंस एंड क्लीननेस। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन लिटरेचर की बात करूँ तो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है JKPSC का, आई गेस, आई एम नॉट श्योर 2016 के सिलेबस में इंडियन राइटिंग था या नहीं था, लेकिन मुझे लगता है नहीं था। तो इस बार संभावना है कि इंडियन लिटरेचर को इंक्लूड किया जाएगा। तो इंडियन लिटरेचर से जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे राजा राव है, ठीक है, खुशवंत सिंह है, RN टैगोर है, अरुंधति रॉय है,
वी.एस. नायपॉल हैं, अपना सलमान रुश्दी हैं। हालांकि ये डायस्पोरा राइटर हैं रुश्दी और नायपॉल, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन राइटर के ज़ुमरे में इनको इंक्लूड किया जाता है। ऑल राइट, अपने और भी काफ़ी राइटर्स हैं। अनीता देसाई इज़ देयर, है ना, तोरू दत्त इज़ देयर, कमला दास इज़ देयर, नसीम इज़कल इज़ देयर, ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड राइटर अमिताभ घोष इज़ देयर। ऑल राइट, तो इन राइटर्स को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। विकीपीडिया का जो आर्टिकल स्टोरी को लेके है, कैरेक्टर्स को लेके है, मेजर डायलॉग्स को छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मेजर कैरेक्टर्स और एक हल्की सी पार्शल कोहेरेंस प्लॉट की दिमाग में होनी चाहिए। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैडम स्लिपस्लॉप का कैरेक्टर कहाँ पे, ऑल राइट, उसके बाद पामेला एंड्रूज का कैरेक्टर कहाँ पे है, जैरविश का कैरेक्टर कहाँ पे है, जैवकिश का कैरेक्टर कहाँ पे है, पिप का कैरेक्टर कहाँ पे है, ऑल राइट, सर ग्रैंड का कैरेक्टर कहाँ पे है। तो मेजर कैरेक्टर से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, हाँ, तीसरी बात, अगर किसी वर्क का कोई सबटाइटल है तो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हेमलेट की बात करें तो हेमलेट का जो सबटाइटल है दैट इज़ द किंग ऑफ डेनमार्क। पामेला का सबटाइटल की बात करें तो वर्चुअली वॉर्डेड है। ऑल राइट, इसके बाद क्लैरिसा की बात करें तो द लाइफ एंड टाइम ऑफ अ यंग लेडी है। ओके, इसी तरीके से हार्डी का जो अपना टेस्ट वगैरह है उसका भी कुछ अ प्योर वुमन करके सबटाइटल है। तो सबटाइटल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबटाइटल्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात, वो टाइटल कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर राइटर ने लिया है। जैसे पामेला का टाइटल जो है दैट हैज़ बीन डिराइव्ड बाय रिचर्डसन फ्रॉम सिडनीज अर्काडिया। जैसे जैन नायर का जो प्रीक्वल है दैट इज़, क्या है प्रीक्वल जैन नायर का, आप मुझे बता सकते हो? वाइड सरगैसो सी है। ऑल राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो नट शेल में अब मैं क्लास को आज के मतलब आई मीन क्लास नहीं, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड अ गाइडेंस। तो इसको मैं वाइंड अप करूँगा, जो बातें मैंने आपसे करी कि हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्ट जो है वो आप आइबल गाइडेंस के अंदर करें। खुद से बिगनर तैयारी करेगा तो अनसक्सेसफुल है, गाइडेंस के अंदर तैयारी करें। तैयारी कैसे करें? सीक्वेंशियल ऑर्डर में करें, एज को थोड़ा सा पढ़ें, उसके बाद मेजर वर्क्स को पढ़ें, माइनर वर्क्स के टाइटल पढ़ें। उसके बाद अगर कोई टाइटल जो है वो उसका सबटाइटल है, मेजर वर्क का सबटाइटल है, वो याद करें। क्रोनोलॉजी याद करें नॉवेल्स की पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैन ऑस्टिन का पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस है, उसके बाद मैन्सफील्ड पार्क है, फिर एमा है, फिर नॉर्थएंगर एबे है। ऑल राइट, तो इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको नॉवेल्स का खासकर सीक्वेंशियल ऑर्डर मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे बात करी कि मेजर कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, मेजर कैरेक्टर कौन से वर्क से बिलोंग करता है, टाइटल कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर राइटर ने लिया है। उसके बाद प्री इक्वल अगर किसी वर्क का, किसी वर्क का सीक्वल है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मेजर मूवमेंट्स की बात करना मैं भूल गया गाइस, मेजर मूवमेंट्स जितनी भी हैं लिटरेचर के अंदर उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर एक गाइडेंस के अंदर ही आपको मालूम हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्री रेफ्लेट ब्रदरहुड, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, इमेजिज्म या एब्सर्ड थिएटर को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट करना आना चाहिए। जैसे PRB आई मीन प्री रेफ्लेट ब्रदरहुड जो है वो रोमांटिसिज्म का मूवमेंट है, उसके बाद इमेजिज्म जो है वो मॉडर्न मूवमेंट है, उसके बाद एब्सर्ड थिएटर जो है इसके बाद मूवमेंट आई है। आई होप यू गॉट इट। तो एजेस को पढ़ोगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर को ध्यान में रखोगे, तो इन ओनली दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर एबल टू अरेंज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स, राइटर्स एंड द डिफरेंट टाइम पीरियड्स को आप कर सकते हैं। ऑल राइट, सो गाइज आई होप आपको इस सेशन से एटलीस्ट ये चीज़ मालूम होगी कि स्टार्ट कैसे करना है। राइट, तो स्टार्ट करना आना चाहिए, बिगिनिंग में कंफ्यूज नहीं होना। बिगिनिंग में मैंने आपसे बात करी कि राइटर को पढ़ने से पहले गाइज हमेशा आपको एज का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि कौन सी एज से बिलोंग करता है, उस एज के अंदर मेजर मूवमेंट क्या थी या कोई लिटरेरी मूवमेंट कौन सी आई थी। ओके, तो सो गाइज आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास। मेरा क्लास को रिकॉर्ड करने का कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि सब्सक्राइबर्स जोड़ने हैं या व्यूज़ को कलेक्ट करना है। देखिए, टीचिंग इज़ माय पैशन, और जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा है
मैं चाहता हूँ कि मैं आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक इसको पहुँचाऊँ. आई वॉन्ट टू डिसेमिनेट द नॉलेज विच आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड मोर पर्टिकुलरली फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर. सो गाइज़, अब आपसे विदा चाहते हैं. थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें. मिलते हैं जल्दी दूसरे सेशन में.